नेपोलियन 1799 में इजिप्ट में थे जब उनको पता चला कि उनकी वाइफ का फ्रांस में किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। और उसमें नेपोलियन खुद एक मिलिट्री कैंपेन पे थे। वो अपने साथ जो फ्लीट लेके आए थे, उस फ्लीट को ब्रिटिश लोगों ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उनके पास वापस जाने का रास्ता, उनकी फ़ौज को निकालने का रास्ता इतना आसान नहीं था। उनके साथ जो फ़ौज थी उसकी भी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादातर लोग बीमार थे। तो इतनी बुरी, इतनी नाजुक हालत में छोड़ के नेपोलियन सीधे साधे वापस फ्रांस निकल गए। और ये सब कुछ उन्होंने चुपके से किया। तो अगर एक नज़र से देखें तो बहुत लोग ये कहेंगे कि नेपोलियन उस सिचुएशन में एक भगौड़े थे जो अपने साथियों को इतनी बुरी हालत में छोड़ के वापस फ्रांस भाग गए। पर जब नेपोलियन का जहाज़ फ्रांस में पहुंचा तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में नेपोलियन को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। और उन्हीं घटनाओं ने फिर आगे जाके पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन के इजिप्शियन कैंपेन के बारे में बताऊंगा। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों था कि नेपोलियन इतनी बड़ी आर्मी को छोड़ के आ गए थे, भाग के आ गए थे, फिर भी उनको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं थी। कहानी शुरू होती है साल 1793 से। ये फ्रांस के लिए एक बहुत ही खराब समय था क्योंकि उनके राजा लुई XVI को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फ्रांस में क्रांति चल रही थी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, और एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट उस समय ताकत में थी। तो उस समय फ्रांस के आसपास के जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, चाहे वो ब्रिटेन हो गया, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन सब लोगों का अलग अलग एजेंडा था और इन सबको फ्रांस पे हमला करना था अपने अलग अलग एजेंडा के साथ। और सब लोगों को कुछ ना कुछ फ्रांस से चाहिए था। तो इसके चक्कर में ये जो कोalition बना था ये बहुत लूज था और इन सब लोगों के अलग अलग मिलिट्रीज थी, इनकी अपने अपने जनरल्स थे। इनका कोई कोहेसिव प्लान नहीं था फ्रांस पे हमला करने का। इसी वजह से 1793 से लेके आगे कुछ सीरीज में लड़ाइयाँ हुई फ्रांस और यूरोप के बाकी पावर्स के बीच में, जिसको लूजली वॉर ऑफ द फर्स्ट कोalition कह देते हैं। अब इन वॉर्स में फ्रांस की जीत हुई क्योंकि जो आसपास के जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वो एकजुट होकर कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे थे फ्रांस को हराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रिटेन की बात करें जो फ्रांस के इतने बड़े दुश्मन थे, उन्होंने भी पूरी ताकत फ्रांस को हराने के लिए नहीं लगाई। उन्होंने अपनी ताकत झोंकी हुई थी वेस्ट इंडीज के एम्पायर पे, क्योंकि ये वो समय था जब कुछ यूरोपियन पावर्स, स्पेशली ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, अपनी ताकत लगा रहे थे वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स को जीतने के लिए। उस समय ब्रिटेन की सोच ये थी कि जिस भी यूरोपियन पावर ने वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स पे अपना कब्जा कर लिया, वहां पे अपना वर्चस्व बना लिया, तो वो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, स्पेन और फ्रांस ऑलरेडी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सिलसिले में ब्रिटेन ने भी अपनी सारी ताकत वहीं लगाई और यूरोप के अंदर फ्रांस को हराने में उन्होंने अपना पूरा जोर नहीं लगाया। और इसी की वजह से फ्रांस के अगेंस्ट जो पहला कोalition बना था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 1795 में प्रशिया ने इस कोalition को छोड़ दिया। उसके बाद स्पेन ने भी इस कोalition को छोड़ दिया और अगले साल इनफैक्ट स्पेन ने फ्रांस के साथ संधि कर ली थी। उसके बाद 1797 में ऑस्ट्रिया भी फ्रांस के अगेंस्ट इस कोalition से बाहर आ गए। तो इस तरह से वही फ्रांस जो 1793 में अपने चारों ओर यूरोपियन पावर से खतरे में था, सब उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, 1797 में ये सारा जो कोalition था वो टूट चुका था। तो अब कहने के लिए बस ब्रिटेन अकेला बचा था जो फ्रांस को हराने की कोशिश कर रहा था, उनसे कंपटीशन में था। जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस समय नेपोलियन ऑलरेडी बहुत बिजी थे अपने कैंपेन्स पे। वो एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे थे और 1797 में इटली से जीत हासिल करके वो वापस फ्रांस पहुंचे। जब वो वापस आए तो लोगों ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया और इसी के बाद नेपोलियन को आर्मी ऑफ इंग्लैंड का कमांडर बना दिया गया। जैसे नाम से पता चल रहा है, आर्मी ऑफ इंग्लैंड को बनाया गया था इंग्लैंड पे हमला करने के लिए, वहां इन्वेड करने के लिए। एक अच्छे मिलिट्री जनरल की तरह नेपोलियन ने पहले इस असाइनमेंट को अच्छे से एनालाइज किया कि क्या हम इंग्लैंड को इन्वेड करके उनको हरा सकते हैं। तो अपने पूरे एनालिसिस के बाद उनका रिजल्ट ये निकला कि हम जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको लेके हम एक्चुअली इंग्लैंड को इन्वेड कर सकते हैं और लंदन से लेके कैंट तक हम कैप्चर कर सकते हैं। पर जितने रिसोर्सेज हमारे पास अभी हैं उनको लेके हम कंसिस्टेंटली ब्रिटेन के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे, मतलब वहाँ पे हमारी जो पकड़ होगी उसको मजबूत नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से नेपोलियन ने कहा कि ये इंग्लैंड का इन्वेजन जो है हम अभी इसको पोस्टपोन कर देते हैं। नेपोलियन इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि ब्रिटेन की सारी ताकत जो है वो उसके ओवरसीज एम्पायर से आती है और उसमें भी खासकर इंडिया से। इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक क्राउन ज्वेल था और नेपोलियन की सोच ये थी कि अगर किसी तरह से ब्रिटेन का इंडिया का जो एक्सेस है उस पर हम कब्जा पा लें या उसको हम किसी तरह से ब्लॉक कर दें तो ब्रिटेन की ताकत आधे से भी कम हो जाएगी। इसीलिए नेपोलियन की सोच ये थी कि हमको ब्रिटेन की तरफ नहीं बल्कि यूरोप में ही ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ईस्ट में ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर पाए तो फिर वो एक ऐसे बेसिस बना लेंगे जिनको यूज़ करके फिर आगे वो ब्रिटिश इंडिया पे भी हमला कर सकते हैं और इंडिया से
ब्रिटिश हुकूमत को हटा सकते हैं। इसके अलावा नेपोलियन का यह भी रीजन था ईस्ट की तरफ हमला करने के लिए कि वो जानते थे कि अभी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है फ्रांस के अंदर, उनके लीडर्स नेपोलियन के एम्बिशन से बहुत डरते हैं। सब ये सोचते हैं कि नेपोलियन कोई नया कैंपेन लेके, कोई नया प्लान लेके उनके सामने ना आ जाए। और साथ ही साथ नेपोलियन की ये बात तो फेमस है कि वो बहुत ईगोइस्टिकल थे, बहुत अहंकार था उनके अंदर। तो वो ये कहते थे कि जितनी उनको फेम चाहिए, जितनी उनको कीर्ति चाहिए, वो उनको यूरोप से नहीं मिलेगी। इनफैक्ट उन्होंने एक बार अपने एक साथी को कहा था, दिस लिटिल यूरोप डज नॉट सप्लाई इनफ फेम फॉर मी, आई मस्ट सीक इट इन द ईस्ट, ऑल ग्रेट फेम कम्स फ्रॉम देयर। यानी वो ये कह रहे थे कि आज तक दुनिया में जितने बड़े बड़े एम्परर्स हुए हैं, कॉन्करर्स हुए हैं, उनको जितनी भी फेम और शोहरत मिली है वो ईस्ट से ही मिली है, इसीलिए ईस्ट की तरफ मैं भी जाऊंगा। तो इस तरह से नेपोलियन ने इंग्लैंड के कैंपेन को चेंज करके इजिप्ट का कैंपेन बना दिया। और इस कैंपेन में नेपोलियन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था इजिप्ट को कैप्चर करना, दूसरा रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच में जो इस्थमस है उसमें कनाल बनाना, और तीसरा ईस्ट में ब्रिटिश लोगों की जितने भी पोजीशंस हैं उनको ब्रिटिश लोगों से अलग करना। नेपोलियन के इस कैंपेन की प्रिपरेशन फ्रांस के टूलोन में स्टार्ट हो गई। अब जब भी आप इतना बड़ा कैंपेन प्लान करते हैं जिसमें इतने हजारों सोल्जर्स यूज होने वाले हैं, इतना मटेरियल लगने वाला है, तो ऐसे कैंपेन्स की भनक जनरली आपके दुश्मन जो देश है उसको लग जाती है। पर यह कैंपेन इतनी सीक्रेसी से, इतने अच्छे से प्लान किया गया था कि ब्रिटिश लोगों को हवा भी नहीं लगी कि इतना बड़ा कैंपेन अभी इजिप्ट की तरफ जा रहा है। जिस समय नेपोलियन अपनी इस पूरी फौज को लेकर टूलोन से निकले, उस समय ऑलरेडी ब्रिटिश नेवल कमांडर होरेशियो नेल्सन मेडिटेरेनियन सी में थे अपनी एक फ्लीट के साथ। तो जब नेल्सन को बताया गया कि टूलोन से अभी नेपोलियन निकल चुके हैं, उस समय नेल्सन को पता नहीं था कि नेपोलियन यहाँ से निकल के जा कहाँ रहे हैं। तो अब नेल्सन ने गैस करने की कोशिश की कि नेपोलियन कहाँ जा रहे होंगे। इस तरह से गैस करके नेल्सन अपनी फ्लीट को लेकर नेपल्स पहुंचे, ये उम्मीद करते हुए कि शायद नेपोलियन वहां पहुंचेंगे, पर वहां पे नेपोलियन नहीं थे। नेपल्स में जाने के बाद नेल्सन को पता चला कि नेपोलियन एक्चुअली यहाँ कभी आने ही नहीं वाले थे, वो तो निकल गए माल्टा की तरफ। फिर यहाँ से नेल्सन अपनी फ्लीट को लेकर सिसिली और फिर अलेक्जेंड्रिया पहुंचे कि शायद से अब नेपोलियन यहाँ पे आएंगे, पर वहां पे भी नेपोलियन नहीं है। जब नेल्सन ने देखा कि नेपोलियन अलेक्जेंड्रिया में नहीं है, तो एक बार फिर से अपनी फ्लीट को यहाँ से लेकर नेल्सन निकल गए। पर नेल्सन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में जब नेल्सन अलेक्जेंड्रिया से थोड़ा दूर निकल गए थे, उसी रात के अंधेरे में नेपोलियन की फ्लीट ने भी नेल्सन की फ्लीट के बिल्कुल नजदीक से गुजरी थी, और नेपोलियन एक्चुअली अलेक्जेंड्रिया ही जा रहे थे। तो नेल्सन का गैस सही था। और ये जो पूरा लुका छुपी का खेल हुआ था, यहाँ पे जो नेवल एंगेजमेंट्स हुए थे, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब फाइनली नेल्सन को समझ में आ गया कि उनका जो गैस था कि नेपोलियन अलेक्जेंड्रिया जा रहे हैं वो सही था, तो एक बार फिर से नेल्सन अपनी फ्लीट को लेकर अलेक्जेंड्रिया की तरफ रवाना हुए। और 1 अगस्त 1798 को नेल्सन ने अबूकीर बे के पास नेपोलियन की फ्लीट को देखा। पर जब नेल्सन ये मेडिटेरेनियन में नेपोलियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उस समय नेपोलियन कहाँ थे? नेपोलियन दरअसल जुलाई 1 को इजिप्शियन कोस्ट पहुंच गए थे, और अगले ही दिन उन्होंने अलेक्जेंड्रिया पे हमला कर दिया और वहां पे जीत हासिल की। उसके 2 दिन के बाद वो रेगिस्तान के लिए निकल पड़े अपनी फौज के साथ। उनकी आर्मी मार्च करते हुए कायरो पहुंची, और वहां पे फिर एक एपिक बैटल हुआ था जिसको द बैटल ऑफ द पिरामिड्स कहते हैं। इस लड़ाई में नेपोलियन और उनकी आर्मी की जीत हुई। इस लड़ाई में नेपोलियन ने अपनी फौज से डबल साइज की मामूलिक आर्मी को हरा दिया, और इसके बाद कायरो पे कब्जा कर लिया। इस तरह से नेपोलियन का जो इजिप्शियन कैंपेन था उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया। तो अब नेपोलियन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था किसी तरह से इजिप्ट के ऊपर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। नेपोलियन ने इस बात को महसूस किया कि यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन के बहुत लोग रहते हैं, और वो ये समझ रहे थे कि ये लोग रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए नेपोलियन ने उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग आपके रिलीजन से या आपके जितने भी उद्देश्य हैं, आपके एजेंडा है, उसके साथ बहुत सिंपैथी रखते हैं, और जो भी लोग आपके अगेंस्ट यूरोप के अंदर बातें करते हैं, जो कैंपेन्स करते हैं आपके अगेंस्ट, उनके खिलाफ हम यूरोप में लड़ाई कर रहे हैं और उनको हरा रहे हैं। ये सब बातें कह के नेपोलियन इजिप्ट के लीडर्स, उनके रिलीजियस लीडर्स के बीच में अपने लिए एक सिंपैथी की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। जब नेपोलियन इस सब में बिजी थे, तो जैसे मैंने बताया, नेल्सन जो ऑलरेडी नेपोलियन को ढूंढ रहे थे, फाइनली उनको 1 अगस्त को नेपोलियन की फ्लीट अबूकीर बे पे मिली। और अब नेल्सन की फ्लीट ने बिना किसी का इंतजार करते हुए, बिना वेट करते हुए तुरंत इनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि नेपोलियन ने अपनी फ्लीट को अलेक्जेंड्रिया से लगभग 24 किलोमीटर दूर रखा था, और ऐसी जगह पे रखा था जहां पे उनके पास नेचुरल प्रोटेक्शन था। फिर भी नेल्सन की ब्रिटिश फ्लीट ने इनके ऊपर हमला किया, और 3 अगस्त को ब्रिटिश फ्लीट ने इस फ्रेंच फ्लीट को ऑलमोस्ट पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बैटल को आज हम द बैटल ऑफ द नाइल कहते हैं, और ये ब्रिटिश नेवी के लिए और इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत डिसाइसिव विक्ट्री थी। हालांकि उस समय उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जीत उनके लिए आगे जाके कितनी बड़ी साबित होने वाली है। पर अभी के लिए इमीडिएट इम्पैक्ट ये था कि नेपोलियन जिस फ्लीट को लेके इजिप्शियन कैंपेन पे आए थे, वो फ्लीट तो खत्म हो चुकी थी। और ये बात नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी,
क्योंकि अब नेपोलियन का फ्रांस के साथ जो कम्युनिकेशन था, जो सामान का आदान प्रदान था, वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला। तो नेपोलियन की इस कमजोर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अगले ही महीने सितंबर में टर्क्स ने नेपोलियन के ऊपर हमला कर दिया और उसी के साथ कायरो में भी नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बगावत हो गई। नेपोलियन की फौज ने इस क्रांति को तो दबा दिया और उसके बाद नेपोलियन ने सोचा कि अब टर्क्स का हमला करने के लिए वो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, सीरिया की तरफ। इस समय तक नेपोलियन को यह बात समझ में आ गई थी कि वो इजिप्शियन लीडर्स को और इजिप्शियन लोगों को अपने प्रति बहुत सिंपैथेटिक नहीं बना पाएंगे और इसीलिए अब उन्होंने ये सारा जो कोशिश कर रहे थे एक सिंपैथी जनरेट करने की, वो कोशिश उन्होंने छोड़ दी और ये डिसाइड किया कि अब वो कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करें। इस प्लान में नेपोलियन शुरू में तो कामयाब हुए और कॉन्स्टेंटिनोपल पे जाते समय उन्होंने रास्ते में बहुत सारी जीतें हासिल की। उन्होंने जाफा, गाजा और एल एरिश को कैप्चर किया, पर आगे बढ़ते हुए जब वो एकर पहुंचे तो उनके सामने ऐसे दो चैलेंजेस आए जिनका वो सामना नहीं कर पाए। पहला चैलेंज था प्लेग। इतने दिनों से नेपोलियन की फौज यहाँ जो कैंपेन कर रही थी, यहाँ की वेदर कंडीशंस में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, इन सारी कंडीशंस में नेपोलियन की फौज को बीमारियां होने लगी थी और अब वो बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसके सोल्जर्स मर रहे थे और जो सोल्जर्स बचे थे वो बहुत कमजोर हो चुके थे। तो ये जो फाइटिंग फोर्स थी उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी एकर पहुंचते पहुंचते, और एक बार शायद से उनकी कमजोर आर्मी यहाँ जीत भी जाती, पर फिर उनके सामने दूसरा चैलेंज था और इस चैलेंज का नाम था सिडनी स्मिथ। ये एक ब्रिटिश नेवल कमांडर थे जो मार्च 1799 में एकर पहुंचे थे और अभी एकर को डिफेंड करने की जिम्मेदारी इनकी थी। जब उनको पता चला कि नेपोलियन अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने एकर को डिफेंड करने के लिए सारी प्रिपरेशंस पूरी कर ली। और जब नेपोलियन की फौज यहाँ पहुंची, उनकी फौज ऑलरेडी बहुत बीमार थी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ की डिफेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, हम इनके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट चीज की, यानी एकर के आसपास एक सीज डाल के, यानी घेराबंदी करके वो लोग बैठ गए। अब जब आप अपने दुश्मन के खिलाफ घेराबंदी करते हो तो आप ये उम्मीद करते हो कि हम इतने समय तक सीज डालेंगे, घेराबंदी करेंगे, जब सामने वाला जो डिफेंडर है वो गिव अप कर दे और हमारे सामने सरेंडर कर दे। पर दिन के दिन गुजरते गए, पर एकर के जो डिफेंडर्स थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया और फिर 54th डे पे, यानी मई 20th 1799 को नेपोलियन ने खुद इस सीज को हटा दिया। यानी उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो एकर को नहीं जीत पाएंगे, यहाँ पे उनकी हार हो चुकी है और उनका आगे बढ़ने का और कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करने का सपना टूट चुका है। और जैसे बैटल ऑफ द नाइल में होरेशियो नेल्सन को वो एक कीर्ति प्राप्त हो गई थी कि उन्होंने फ्रेंच फ्लीट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, वैसे ही एकर के डिफेंस के लिए सिडनी स्मिथ को बहुत तारीफ मिली, बहुत उनको प्रशंसा मिली और ऐसा लगने लगा कि नेपोलियन का जो ईस्ट का जो मंसूबे थे वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं और नेपोलियन भी इस बात को जानते थे कि अब उनका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। इसीलिए फिर अपनी कमजोर और अधमरी सेना को लेके नेपोलियन वापस गए इजिप्ट की तरफ और अबूकीर पहुंचे जून 1799। यहाँ पहुंच के 25 जुलाई 1799 को एक बार फिर से उनकी ऑटोमन्स के साथ लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नेपोलियन की आर्मी जीती। इस लड़ाई को बैटल ऑफ अबूकीर कहते हैं और इस लड़ाई में नेपोलियन की फौज के सामने उनकी डबल साइज की फौज थी और इस फौज को भी नेपोलियन ने हराया। अब देखा जाए तो बैटल ऑफ अबूकीर में नेपोलियन ने जीत तो हासिल कर ली थी, पर वो भी इस बात को जानते थे कि इस जीत का कोई बहुत खास फायदा उनको नहीं होने वाला, क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं सकते, कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बंद हो चुका है और वापस भी जाना आसान नहीं था अपनी फौज को लेके, क्योंकि बैटल ऑफ द नाइल में उनकी फौज की जो फ्लीट है वो तबाह हो चुकी है। तो नेपोलियन अब बुरी तरह फंस गए कि अब वो करें क्या। तो फाइनली उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से बहुत लोग उस समय उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और कुछ लोग भगोड़ा भी कह रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फौज को यहाँ छोड़ के खुद वापस फ्रांस जाएंगे। पर नेपोलियन ने ये सोचा भी कैसे? जून 1798 में, एक साल से थोड़ा ही ऊपर टाइम हुआ था, जब वो बहुत जोर शोर से बोल के निकले थे कि वो ईस्ट की तरफ जाएंगे, ब्रिटिश के सारे पोजीशंस को उनसे अलग करेंगे, इजिप्ट को पूरी तरह कैप्चर करेंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेंगे, सब कुछ बोल के गए थे और लगभग एक साल से कुछ टाइम के बाद वापस जा रहे हैं बिना कुछ हासिल किए और एक तरह से अपनी आर्मी को खत्म करके, अपनी फ्लीट को खत्म करके। जब इस तरह के खराब रिजल्ट्स लेके नेपोलियन वापस फ्रांस जा रहे थे तो उन्होंने सोचा भी कैसे कि लोग उनका स्वागत करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि वहां पहुंचते ही लोग उनको अरेस्ट कर लेते और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता, क्योंकि वो अपनी फौज को इस तरह छोड़ के भाग के आए। और ध्यान रखिए कि नेपोलियन अभी अपनी आर्मी के सिर्फ कमांडर थे, वो कोई बहुत बड़े नेता या फ्रांस के एम्परर नहीं थे कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। अभी उनकी पोजीशन वल्नरेबल थी, पर नेपोलियन को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो ऐसे बड़े बड़े गैम्बल करते थे और यहाँ पे उन्होंने गैम्बल किया कि उनको फ्रांस वापस जाना है और वहां पे उनको कुछ ऐसा करना है जो उनको आगे के लिए सेव कर दे। अब उन्होंने क्या किया वो देखिए। 22 अगस्त 1799 को उन्होंने अपने साथ कुछ स्टाफ ऑफिसर्स को लिया, कुछ लोगों को लिया अपने स्टाफ के,
2 फ्रिगेट्स में बैठ के वो चुपचाप ब्रिटिश लोगों से बचते हुए पहले कॉर्सिका गए, जो उनका होम आइलैंड था। फिर वहां से निकल के बचते बचाते वो पहुंचे फ्रांस अक्टूबर 1799। जब नेपोलियन शुरू में इस कैंपेन पे निकले थे तो शुरुआत में उनको कुछ जीत हासिल हुई थी, पर इन जीतों की खबर जब फ्रांस में लोगों को मिली तो उनको ठीक लगा, खुश हुए वो लोग। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये सारा सब कुछ हो रहा था फ्रांस से बहुत दूर इजिप्ट के रीजन में। फ्रांस पे अभी खतरा मंडरा रहा था, और बैटल ऑफ द नाइल के बाद जब नेल्सन ने फ्रेंच फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका इमीडिएट रिजल्ट ये हुआ कि जो फर्स्ट कोalition में जितनी यूरोपियन पावर्स थी जो फ्रांस के अगेंस्ट इकट्ठा हुई थी, वो फिर से इकट्ठा हो गई। उन्होंने एक सेकेंड कोalition बना लिया फ्रांस के अगेंस्ट। तो अब फ्रांस के लीडर्स और फ्रांस की जनता ये बात समझ गई थी कि अब किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला हो सकता है, और जो उनके एक बहुत ही होनहार मिलिट्री कमांडर हैं वो तो बहुत दूर है सब इजिप्ट में, तो उनको बचाएगा कौन। तो इस डरावनी डेस्परेट सिचुएशन में जब नेपोलियन ने एंट्री मारी अक्टूबर 1799 में फ्रांस के अंदर, तो लोग गुस्सा नहीं हुए, लोग बहुत खुश हुए। ये सही बात है कि नेपोलियन इजिप्शियन कैंपेन में कोई खास रिजल्ट लेके नहीं आए थे, बट कैंपेन्स का बिल्कुल जो लास्ट बैटल था, बैटल ऑफ द अबूकीर, उस लड़ाई में नेपोलियन जीत के आए थे। और जनता की जनरली ये एक फितरत होती है कि उनकी याददाश्त बहुत कम होती है, उनको जो बिल्कुल रीसेंट चीज़ है वही याद रहती है, और पीछे अगर बहुत पुरानी बात हो गई तो उनको याद नहीं रहती। अब नेपोलियन के केस में जो पूरा कैंपेन था ये लगभग 16-17 महीने चला था। इतने टाइम में भी जो उनकी पहले जो हारें हुई थी नेपोलियन की, उनके बारे में किसी को याद नहीं रहा, पर बैटल ऑफ अबूकीर जो जीत के आए थे, अपनी से डबल साइज की आर्मी को हरा के आए थे, वो बात लोगों को याद रही। और इसी वजह से जब वो फ्रांस में पहुंचे तो लोग खुश हुए, और फिर फ्रांस में पहुंचने के बाद नेपोलियन ने अपने भाई के साथ मिलकर उस समय की फ्रेंच गवर्नमेंट, जिसको द डायरेक्टरी कहते हैं, उनको पावर से हटा दिया और इनडायरेक्टली खुद पावर अपने हाथ में ले ली। और फिर कुछ सालों के बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस के राजा बन गए। और ये सब कुछ हो गया, पर इजिप्शियन कैंपेन के बारे में बहुत हल्ला कभी मचा ही नहीं। जब इजिप्ट में अपनी आर्मी को छोड़ के नेपोलियन निकले थे तो अपनी जगह जिस व्यक्ति को उन्होंने कमांडर बनाया था, उस कमांडर का भी 8 महीने के बाद मर्डर कर दिया गया। और उसके अगले साल यानी 1801 में फ्रेंच आर्मी जो उस समय इजिप्ट में थी, उन्होंने ऑटोमन और ब्रिटिश सेनाओं के सामने सरेंडर कर दिया। पर कमाल की बात यह है कि फ्रांस के अंदर कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। सब बस इस बात पे फोकस कर रहे थे कि नेपोलियन ने कितनी सारी जीतें दिलाई हैं और फ्रांस को कितना डिफेंड किया है आसपास के यूरोपियन पावर से। तो नेपोलियन ने जो गैम्बल किया वो सक्सेसफुल हुआ। बाद में नेपोलियन जाके फ्रांस के राजा बने और बहुत सारी लड़ाइयों में आसपास के यूरोपियन पावर्स को हराया। बट फाइनली फिर 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हारना पड़ा, और इसी के बाद नेपोलियन को बहिष्कार करके यहाँ से निकाल दिया गया था। पर ओवरऑल इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ तो निकल के आती है कि जनता की याददाश्त छोटी होती है, और अगर जनता का लीडर कोई बहुत ही कैरिज्मेटिक लीडर है, उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, पर अगर दूसरे फ्रंट पे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो लोग गलतियों को भूल जाते हैं और जो सबसे रीसेंट विक्ट्री होती है उसी पे लोग ध्यान देते हैं। और इसी बात का फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया, और इसी वजह से आज भी फ्रांस के अंदर नेपोलियन सिर्फ एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर नहीं है, बल्कि एक बहुत बेहतरीन एम्परर और स्टेट्समैन भी है। मैंने नेपोलियन की लाइफ के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, नेपोलियन की बायोग्राफी के बारे में, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें मैंने नेपोलियन से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, कुछ बैटल्स के बारे में, कुछ उनकी लाइफ के बारे में। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।